नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं योर मनी। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा हमारा खास शो जो हम लाते हैं ताकि आपको सिखा सके निवेश के गुर और ये बता सके कि निवेश करना क्यों जरूरी होता है, कैसे छोटी सेविंग से आप अपने गोल्स को हासिल कर सकते हैं। तो अगर आपके पास भी है कोई सवाल तो आप आ सकते हैं योर मनी में, अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। आप नोट कर लीजिए, तरीका बहुत ही सिंपल तरीका है शो में शामिल होने का। आप ईमेल के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू शामिल हो जाइए। 7045220000 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। ईमेल है yourmoney@nw18.com। साथ ही फेसबुक, ट्विटर पर जाइए, #आस्क-आवाज लिखिए, आस्क-आवाज योर मनी, और अपने सवाल भेज दीजिए। ये शो आप लाइव भी देख सकते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, अगर आप घर पर टीवी के सामने नहीं है तो। आज हमारे साथ वाइस इन्वेस्ट प्राइवेट लिमिटेड के सीईओ हेमंत रुस्तगी मौजूद हैं। हेमंत जी नमस्कार, स्वागत है आपका। और क्वेरीज लें उससे पहले आज परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं कि 2022 म्यूचुअल फंड्स की परफॉर्मेंस के हिसाब से कैसा रहा, कितने इनफ्लोज आए, कितना रिटर्न बना इन्वेस्टर्स का, और साथ ही आगे का आउटलुक क्या नजर आ रहा है। तो पहले तो एक रिकैप करते हैं। तो बताइए हेमंत जी, 2022 अगर सम अप करना चाहें तो कैसे रही म्यूचुअल फंड्स की परफॉर्मेंस? जी दीपाली, अगर हम इस साल में अगर हम म्यूचुअल फंड की ग्रोथ देखें और अगर परफॉर्मेंस देखें तो मुझे लगता है एक तरीके से मैं कह सकता हूं कि ये एक मिक्स बैग है। अगर हम एसेट्स अंडर मैनेजमेंट की बात करें तो नवंबर के एंड में जो एयूएम था इंडस्ट्री का वो करीब 40.37 लाख करोड़ था। और अगर हम पिछले साल में देखें तो या साल के बिगनिंग में तो वो 37.72 लाख करोड़। उसमें जो ग्रोथ थी करीब करीब 7% की ग्रोथ है, तो पॉजिटिव है। लेकिन अगर हम इसको पिछले साल की ग्रोथ से कंपेयर करें तो उससे काफी कम है ग्रोथ। और जैसा मैंने कहा मिक्स बैग इसलिए है कि दूसरा उसका पहलू ये है कि हमने देखा है कि जिस तरीके से रिटेल इन्वेस्टर्स म्यूचुअल फंड में एसआईपी के द्वारा इन्वेस्ट कर रहे हैं, आई थिंक वो जो प्रोसेस है वो काफी स्ट्रांग होता जा रहा है। हमने ये देखा है कि इस साल की शुरुआत में जो एसआईपी बुक म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की करीब 11,500 करोड़ पे थी, वो पिछले महीने में 13,300 करोड़ के ऊपर थी। तो करीब करीब 15-16% की ग्रोथ हमने वहां पे देखी है। ऐसे अगर हम एसआईपी अकाउंट्स की अगर हम बात करें तो 2.3 करोड़ अकाउंट्स खुले हैं एसआईपी के, और जो पिछले साल के कंपेयर करूं तो वहां पे 2.2 थे। तो एक तरफ तो हमने देखा कि जो लमसम पैसा है शायद वहां पे थोड़ा प्रेशर, वो प्रेशर इसलिए था कि देखिए दो इंपॉर्टेंट एसेट क्लासेस होती है जहां पे इन्वेस्टर जो है इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड में। वो है कमोडिटीज के अलावा, गोल्ड सिल्वर के अलावा, वो इक्विटी है और डेट है। इक्विटी में जैसा हम जानते हैं कि बहुत सारे इश्यूज रहे हैं ग्लोबली। अगर हम देखें इन्फ्लेशन काफी हाई है, इंटरेस्ट रेट हाइक्स हो रही हैं, जियोपॉलिटिकल इश्यूज है, तो काफी सारे इश्यूज की वजह से हमने देखा है कि ग्लोबली जो मार्केट्स हैं वो इक्विटी मार्केट जो है वो नीचे हैं और कहीं कहीं पे गिरावट काफी ज्यादा है। फॉर्चुनेटली हमारी जो मार्केट्स हैं वो बेसिकली वहां पे हमने देखा है कि फ्लैटिश है। अगर बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं है तो कम से कम वहां पे नेगेटिव नहीं है। आई थिंक उसके चलते जो लमसम पैसा जो आता है वो कम आया। दूसरी तरफ अगर हम डेट में देखें, क्योंकि इंटरेस्ट रेट ऊपर जा रहे थे तो वो ऐसे में डेट फंड इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करते, तो उसमें भी हमने क्या देखा कि उस तरह के जो इन्फ्लोज आने चाहिए थे वहां पे नहीं है। तो आई थिंक उसका यही कारण है कि हमने देखा एक तरफ शायद लमसम पे इम्पैक्ट हुआ, लेकिन जो इन्वेस्टिंग का प्रोसेस है डिसिप्लिन तरीके से, वो काफी, जैसे मैंने कहा, हर साल जो है वो स्ट्रांग हो रहा है। वो इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि एफआईएस के पैसे निकालने के बावजूद आई थिंक इस पैसे ने काफी मदद की मार्केट को स्टेबल करने में। अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूं तो ब्रॉड डाइवर्सिफाइड फंड जो है, चाहे वो इक्विटी फंड्स हो चाहे वो बैलेंस फंड्स हो, हमने देखा कि वहां पे एवरेज रिटर्न की अगर मैं बात करूं, देखिए हर कैटेगरी में फंड्स होंगे जो आउट परफॉर्म करेंगे, बट अगर मैं एवरेज की बात करूं तो या तो फ्लैटिश है या थोड़ा सा नेगेटिव रिटर्न है, इन लाइन विद आई वुड से मे बी मार्केट्स। लेकिन कुछ कैटेगरीज ऐसी थी जिन्होंने परफॉर्मेंस काफी अच्छी की। उसमें बेसिकली कुछ सेक्टर फंड है, कुछ थीमेटिक फंड है। जैसे अगर हम थीम्स की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स की परफॉर्मेंस काफी अच्छी रही। सेक्टर की अगर हम बात करें तो हमने देखा कि बैंकिंग और फाइनेंशियल काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। और थीमेटिक में अगर हम और जाएं तो कंजम्पशन बेस्ड जो फंड्स है उन्होंने अच्छा किया है, और जो पीएसयू जो फंड्स पीएसयू में इन्वेस्ट करते हैं, हमने देखा कि वहां पे एक अच्छी खासी रैली थी, उन्होंने काफी अच्छी परफॉर्म की है। और अगर हम कुछ और सेक्टर्स को देखें जिन्होंने नेगेटिव रिटर्न दिए हैं, तो उसमें एक फार्मा है, ऑफ कोर्स आईटी जो एक ऐसी इंडस्ट्री है, सेक्टर है जिसने काफी सालों से बहुत अच्छे रिटर्न दिया। लेकिन ये क्योंकि हमने देखा कि इन्फ्लेशन जो हाई था और जिस तरीके के इंटरेस्ट रेट हाइक्स यूएस वगैरह में हुए, उसका इम्पैक्ट जो आईटी इंडस्ट्री पे काफी ज्यादा पड़ा, और उसका हमने इम्पैक्ट यहाँ पे देखा कि उनके रिटर्न जो है वो नेगेटिव थे। तो ब्रॉडली मैं कहूँगा शायद इक्विटी इन्वेस्टर्स के लिए उतना अच्छा साल नहीं रहा, बट आई थिंक इम्पोर्टेंट है किसी भी इन्वेस्टर को ये समझने के लिए
कि जब आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करते हो तो आपको इक्विटी में एवरेज रिटर्न देखनी है, आपको ईयर ऑन ईयर रिटर्न नहीं देखनी, क्योंकि कुछ साल ऐसे होंगे नेगेटिव होंगे, कुछ फ्लैटिश होंगे, लेकिन कुछ ऐसे होंगे जहाँ पे सुपर रिटर्न्स मिलेंगे आपको। तभी आप देखते हैं कि ओवर ए लॉन्गर पीरियड इनकी जो है परफॉर्मेंस जो है वो अच्छी रहती है। तो मुझे लगता है कि मिक्स बैग जैसा मैंने कहा, लेकिन डेट में हमने एक चीज देखी, क्योंकि राइजिंग इंटरेस्ट रेट थे तो जो टारगेट मैच्योरिटी फंड है वो काफी पॉपुलर हुए। हालांकि ये पिछले 2-3 साल से एग्जिस्टेंस में थे, लेकिन इस साल में हमने देखा कि उनका रोल जो है इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो में वो काफी बड़ा है। तो मैं कहूंगा ओवरऑल मिक्स बैग। अगले साल की मुझे उम्मीद है, अभी भी मुझे लगता है कि अगले साल में इक्विटी विल स्टिल बी द बेस्ट परफॉर्मिंग फंड, जो एसेट क्लास है सॉरी। तो मुझे लगता है कि जो इन्वेस्टर कंटिन्यू कर रहे हैं अपना प्रोसेस, जो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहें तो डेफिनेटली इक्विटी में इन्वेस्ट करें, लेकिन हमेशा अपने एसेट एलोकेशन को ध्यान में रखिए। सिर्फ मार्केट मूवमेंट के हिसाब से किसी भी एसेट क्लास में एलोकेशन मत कीजिए। ओके, तो हेमंत जी ने बताया कैसा रहा साल 2022 म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लिए, किन फंड्स ने अच्छा परफॉर्म किया, कहां पर गिरावट हमने देखी और किस तरीके का ओवरऑल परफॉर्मेंस रही। लेकिन क्विकली सवालों पर जाएं उससे पहले हेमंत जी एक चीज और, अब क्योंकि ये एक ऐसा साल था 2022 जहां पर हमने बाजार में रिकॉर्ड हाईज भी बनते हुए देखे हैं इक्विटीज में, फ्रंट लाइन इंडाइसेस में, लेकिन मिड कैप्स में उतना पैसा नहीं बना है और इसीलिए शायद जो इन्वेस्टर्स मिड कैप स्मॉल कैप फंड्स में इसी साल एंट्री जिन्होंने ली थी वो थोड़े से चिंतित भी थे। अब अगला साल यानी 2023 को लेकर क्या आउटलुक है, कौन सी थीम्स हॉट थीम्स रह सकती हैं? ऑल्दो इट्स डिफिकल्ट टू कमेंट, बट फिर भी आपकी समझ, आपका सेंस, आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से क्या आउटलुक रहेगा 2023 के लिए? देखिए दीपाली, मुझे लगता है अगर हम रिटेल इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, स्पेशली जो निवेशक रेगुलरली म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, तो उनके लिए मुझे लगता है एसेट क्लास में कितना एक्सपोजर है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो बाकी काम जो है वो जनरली स्पीकिंग आप फंड मैनेजर के ऊपर छोड़ दीजिए कि उनको पता है कि कौन से सेक्टर्स हैं, कहाँ पे उनको इन्वेस्ट करना है। बट अगर हम ब्रॉडली बात करें तो ये बात बिल्कुल सही है, आपने जैसा कहा कि मिड कैप और मे बी इवन स्मॉल कैप ने शायद अंडर परफॉर्म किया है। मुझे लगता है देखिए ओवर ए लॉन्गर पीरियड हमने देखा है, अगर हम लॉन्ग टर्म की परफॉर्मेंस की बात करें तो मिड कैप और स्मॉल कैप ने लार्ज कैप से अच्छे रिटर्न दिए हैं। इंपॉर्टेंट है कि आपका एलोकेशन उन दोनों सेगमेंट में कितना हो। अगर आपने अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से उसमें एलोकेशन दिया है तो आपको, जैसा मैंने कहा, एक साल की परफॉर्मेंस से डिसअपॉइंटेड नहीं होना है। इनफैक्ट अगर आप एसआईपी से इन्वेस्ट कर रहे हो तो सबसे बड़ा फायदा यह है कि जब मार्केट सबड्यूड है, स्पेशली उन सेगमेंट्स की परफॉर्मेंस, जो इन्वेस्टमेंट आप उस समय पे कर रहे हैं उसका फायदा आपको लॉन्ग टर्म की एवरेजिंग से होगा। तो अगर मेरा ये मानना है कि लॉन्ग टर्म में आपका बायस थोड़ा लार्ज कैप पे होना चाहिए, अराउंड 50-60% आप अगर लार्ज कैप में रखें और बाकी 30-35% अगर आप मिड कैप में रखें और थोड़ा पैसा स्मॉल में रखें, उस एलोकेशन को बनाए रखिए। डिसअपॉइंटमेंट होने के बाद भी लॉन्ग टर्म में आप देखेंगे कि उनकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी। तो मुझे लगता है आने वाले साल में, अगले साल में डेफिनेटली हम लोग मिड कैप और स्मॉल कैप से बेहतर परफॉर्मेंस देखेंगे। ओके, चलिए, तो ये है आउटलुक आगे के लिए भी और 2022 का रिकैप तो हुआ ही। लेकिन अब सवाल ले लेते हैं। अविरल भटनागर हैं हमारे साथ फोन लाइन पर सवाल पूछने के लिए। अविरल नमस्कार, बताइए क्या क्वेश्चन है? एंड गुड इवनिंग सर। तो मैम टोटल 5 फंड्स एंड फर्स्ट इज कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड 10,000 रुपीज, पराग पारिक लॉन्ग टर्म 15,000, ओके, एक्सिस स्मॉल कैप 15,000 and Navin Nifty 50 index fund 10,000 and ABSL Nasdaq 100 fund 10,000। तो मेरा टारगेट 15 इयर्स का है। तो सर से यही पूछना था कि आर दीज फंड्स आर गुड फॉर लॉन्ग टर्म? ओके, तो आपके 60,000 की SIP चल रही हैं जिसमें 5 फंड्स हैं आपके पास, कोटक इमर्जिंग इक्विटी, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, एक्सिस स्मॉल कैप, नवीन निफ्टी 50 इंडेक्स और आदित्य बिरला का नेस्डैक 100। 15 इयर्स का होराइजन लेकर चल रहे हैं। एक चीज और बताइए विरल, कब स्टार्ट किया आपने पोर्टफोलियो? मेरे को 3 इयर्स हो गए हैं मैम। ओके, तो अभी कुछ आइडिया है भी पोर्टफोलियो की वैल्यू कितनी है? मैम 25 के आसपास है। नेस्डैक 100 मैंने लास्ट ईयर ही चालू किया था और निफ्टी 50 में पहले मैं एक ब्लू चिप फंड लेता था, बट बाद में मैं इंडेक्स फंड में शिफ्ट हो गया था। ओके, तो 3 साल हो चुके हैं, डिसेंट पोर्टफोलियो है, डिसेंट साइजेबल अमाउंट ये इन्वेस्ट कर भी रहे हैं। अब सवाल यही है कि 15 इयर्स के होराइजन से मौजूदा फंड्स में कुछ बदलाव कर रहे हैं या नहीं, क्या सजेशन रहेगा?
जी देखिए, पहले तो मैं कहना चाहूंगा अविरल कि आई थिंक आपकी जो स्ट्रेटजी है, जो आप एसआईपी के द्वारा इन्वेस्ट कर रहे हो, स्पेशली जब आपका टाइम होराइजन 15 साल है, मुझे लगता है ये बहुत ही अच्छी स्ट्रेटजी है। और मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि आप कितना भी पैसा लगा रहे हैं, अगर आप डिसिप्लिन तरीके से लगाते हैं और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, तो एसआईपी से सबसे बड़ा फायदा, जैसे मैंने पहले भी शो में कहा, कि आपको एवरेजिंग का फायदा लॉन्ग टर्म में होता है। ऑफकोर्स उसके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आप विद इन इक्विटी एक ऐसा बैलेंस पोर्टफोलियो बनाएं, यहाँ पे जो तीनों सेगमेंट्स है मार्केट के, लार्ज, मिड और स्मॉल, उसमें आपको सही तरीके से आपका एक्सपोजर हो। और सबसे बड़ा फायदा इसका ये है कि कहीं ना कहीं जो इमोशंस होते हैं हमारे इन्वेस्टमेंट प्रोसेस में, एसआईपी जो है उस इमोशन को आपके इन्वेस्टमेंट प्रोसेस से बाहर निकालता है। तो आई थिंक आपको ये प्रोसेस कंटिन्यू करना है इररिस्पेक्टिव ऑफ मार्केट कंडीशन, आपके रिजल्ट काफी अच्छे होंगे। अगर मैं फंड्स की बात करूं, तो मुझे लगता है आपने फंड अच्छे चुने हैं, जो सही मिक्स होना चाहिए। दो चीजें इंपॉर्टेंट ये हाईलाइट करना चाहूंगा। जैसे आपका जो पैसा है, पराग पारिक का जो लॉन्ग टर्म फंड है, जिसको अभी पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड कहते हैं, उसमें करीब 18-19% के करीब एक्सपोजर है यूएस मार्केट के अंदर। नैस्डैक में भी आपने इन्वेस्ट किया है। तो आई थिंक एक तो हम हमेशा कहते हैं कि लॉन्ग टर्म में डाइवर्सिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरनेशनल एक्सपोजर होना चाहिए। आपके पास एक मिड कैप फंड भी है, फ्लेक्सी कैप फंड भी है। आई थिंक ओवरऑल मुझे लगता है आपके पोर्टफोलियो में बैलेंस बिल्कुल सही है, और जिस तरह का एक्सपोजर आपको और डाइवर्सिफिकेशन होनी चाहिए वो है। तो आप इन फंड में डेफिनेटली बने रह सकते हो। एक ही चीज यहाँ पे कहना चाहूंगा कि अगर आपको लगे भी कि इतनी इन्वेस्टमेंट से आप अपना टारगेट पूरा कर सकते हो, तो भी कोशिश कीजिए कि हर साल इन लाइन विद योर इनकम जो है, अगर आप एसआईपी का अमाउंट बढ़ा सके, क्योंकि जो स्टेप अप एसआईपी है वो आपके लिए बहुत ही अमेजिंगली काम कर सकती है इन टर्म्स ऑफ कितना कॉर्पस आप बनाते हैं। तो फंड आपके बिल्कुल सही है फिलहाल। अगर आप एसआईपी बढ़ाएंगे तो इन्हीं के अंदर आप उसको एलोकेट कीजिए। बहुत ज्यादा एक तो फंड आपको ऐड करने की समय पे जरूरत नहीं। ओके, चलिए ठीक है। तो ये है सजेशन आपके लिए इस पोर्टफोलियो पर, और आपके पोर्टफोलियो को लेकर सलाह यही है कि सारे फंड्स में एक्सपोजर आपने लिया हुआ है, कैटेगरीज आपने ठीक चुनी है, इन्वेस्टेड रहिए इसी पोर्टफोलियो के साथ, रिव्यू करते रहिए। डेफिनेटली 15 इयर्स का होराइजन लंबा होता है, फंड्स की परफॉर्मेंस समटाइम्स वेरी करती है, तो मॉनिटर करें अपने फंड्स की परफॉर्मेंस को। प्रेमचंद हमारे साथ अब मौजूद हैं। प्रेमचंद जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। मैडम, मैंने अपना ये पोर्टफोलियो भेजा है। इसके अंदर मेरा एक्सिस ब्लू चिप के अंदर है 2000 रुपए, और पराग पारिक में 2000 एसआईपी, और आईसीआईसी स्मॉल कैप में 1000, और इसमें एक्सिस मिड कैप में भी 1000 है, क्वांट टैक्स सेवर में 3000 है, और पीपीएफ में मैं मतलब 2000 तो रेगुलर करता ही हूँ, लेकिन लमसम वैसे भी डालता रहता हूँ टैक्स बचाने के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, तो उसमें मेरा एनपीएस भी कटता है, तो मैं टैक्स तो बचाने के लिए करता ही हूँ। और उसमें फिर 50,000 की मैं एनपीएस टीयर 1 में भी डालता हूँ। तो मैडम मेरा लगभग 20,000 रुपये महीने तो ये एसआईपी में चला जाता है, तो बाकी 50,000 वो साल का, तो लगभग 10 से 15 साल में कितना हो जाएगा? 10 से 15,000 का आपका होराइजन है, और फिलहाल 9,000 की एसआईपी है। पोर्टफोलियो की वैल्यू ऑलमोस्ट 5 लाख के आसपास है। 15 इयर्स में कितना कॉर्पस आप एक्यूमुलेट कर लेंगे? क्विकली आपका पोर्टफोलियो मैं बता दूं तो उसमें एक्सिस ब्लू चिप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, आईसीआईसीआई प्रू स्मॉल कैप, एक्सिस मिड कैप, क्वांट टैक्स प्लान है। इसमें 1000 से लेकर 3000 की एसआईपी चल रही है इनकी। तो इनके फंड्स की चॉइसेस प्लस इनके गोल पर क्या कमेंट्स हैं आपके? जी दीपाली, यहाँ पे कहना चाहूंगा कि इन्होंने कहा कि 10 से 15 साल, तो अगर मैं ये मान के चलूं कि इनके पास क्षमता है कि ये इन्वेस्टमेंट जो प्रोसेस है वो 15 साल तक कंटिन्यू कर सके, क्योंकि 5 साल में 10 साल के बाद बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता है जिस तरह का आप कॉर्पस बना सकते हो। तो अगर आप ये मान के चलें कि आपके पास 15 साल का समय है, तो फिर अगर आप 20,000 की इन्वेस्टमेंट कर रहे हो ओवरऑल, तो मैं अगर ओवरऑल पोर्टफोलियो का रिटर्न 12% पकड़ूं, हालांकि आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो पीपीएफ वगैरह में भी हो रही है, अगर मैं वो मान के चलूं तो करीब आप, और जो करंट आपकी इन्वेस्टमेंट है 4,80,000 की, उसकी मैं अगर कैलकुलेट करूं तो करीब 1 करोड़ का पोर्टफोलियो आप बना पाएंगे उस समय में। जहां तक इन्वेस्टमेंट का सवाल है, मुझे लगता है आपके फंड्स अच्छे हैं, आप उन फंड में बने रह सकते हैं। एक ही चीज यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूंगा मैं कि इन्होंने कहा कि वो 5,000 रुपए हर महीने लमसम इन्वेस्ट करते हैं, जो अच्छी बात है इन एडिशन टू जो एसआईपी कर रहे हैं। बट अगर आपके लिए मुमकिन है, अगर ये पॉसिबल है कि आप ये कमिटेड है कि ये 5,000 रुपए आप हर महीने इन्वेस्ट कर सकते हो, तो फिर मेरी आपको सलाह ये रहेगी कि आप उसको भी एज ए एसआईपी एनरोल करें, क्योंकि जैसा मैंने पहले भी कहा शो में कि वो आपके इन्वेस्टमेंट प्रोसेस से वो इमोशन निकाल देता है। अगर आप लमसम डालते हो तो कभी कभी आपको मार्केट के उतार चढ़ाव में शायद लगेगा कि अभी डालें या बाद में इन्वेस्ट करें, तो उसको अगर आपको बाहर निकालना है और सही मायने में सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट का फायदा उठाना है, तो मैं चाहूंगा कि अगर पॉसिबल है तो उसको भी आप एसआईपी में एनरोल करें। एग्जिस्टिंग फंड्स के अंदर ही उसको एलोकेट कर सकते हैं, आपको कोई
एडिशनल फंड ऐड करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक ये चेंज कीजिए। और जैसे मैंने कहा कि अगर आप ये इन्वेस्टमेंट प्रोसेस 15 साल कंटिन्यू करते हैं तो आप 1 करोड़ की का करीब पर्पस जब बना पाएंगे। ओके, ठीक है। तो एक जो आपने लमसम इन्वेस्टमेंट की उससे बाहर निकल जाइए। रही बात आपके पोर्टफोलियो की, तो वो सही है, कोई बदलाव की जरूरत नहीं है, आप कंटिन्यू कर सकते हैं उसी इन्वेस्टमेंट के साथ। और 15 इयर्स में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो 5 लाख के आसपास का कॉर्पस आपका फिलहाल इतने पोर्टफोलियो की वैल्यू है। 20,000 तक की SIP अगर कर लेंगे धीरे धीरे बढ़ाकर तो 1 करोड़ के आसपास की रकम आप जुटा लेंगे। अमीन पाशा है हमारे साथ फोन लाइन पर। अमीन नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। और इनफैक्ट अमीन से हम बातचीत करेंगे, उससे पहले क्विकली एक ब्रेक के लिए रुक जाते हैं, उसके बाद कनेक्ट करेंगे अमीन पाशा से और लेंगे उनका सवाल। जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं योर मनी। हेमंत रुस्तगी हमारे साथ मौजूद है आपके सवालों को आंसर करने के लिए, और धीरज कोचर हमारे साथ फोन लाइन पर अब मौजूद हैं अपना क्वेश्चन पूछने के लिए। धीरज नमस्कार, बताइए क्या सवाल है। नमस्ते मैडम। बताइए अपना सवाल। मैडम मैंने कॉन्टेक्ट फंड के अंदर 5.66 लाख लगा रखे हैं, उसकी वैल्यू अभी 6.66 लाख है, तो वो फंड अभी कैसा सही रहेगा, और उसके बाद में मेरे को SIP चालू करनी है तो कौन कौन से फंड में करनी है। तो कितनी SIP आप स्टार्ट करना चाहते हैं? मैं पर मंथ में लगभग 25-30,000 के आसपास कर सकता हूँ। अच्छा, ठीक है। तो यानी इनका 5 लाख का लमसम इन्वेस्टमेंट है क्वांट टैक्स प्लान डायरेक्ट ग्रोथ फंड में, जिसकी वैल्यू 6.5 लाख के आसपास है। 10 साल में 1 करोड़ कमाना चाहते हैं, उसके लिए तो म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो भी क्रिएट करना चाहते हैं। बताइए किन फंड्स के साथ शुरुआत करें, कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा 1 करोड़ के टारगेट के लिए, कंसीडरिंग लमसम इन्वेस्टमेंट भी है। जी दीपाली, देखिए यहाँ पे इनकी जो एक इन्वेस्टमेंट उन्होंने कहा है वो है क्वांट टैक्स प्लान के अंदर। इसकी जो करंट वैल्यू है करीब 6.5 लाख रुपए है। इनका जो टारगेट है वो 10 साल में करीब इनको 1 करोड़ बनाना है म्यूचुअल फंड से। तो ऑब्वियसली सिस्टमैटिकली अगर ये इन्वेस्ट करें 10 साल तक तो ये डेफिनेटली ये कॉर्पस बना पाएंगे। तो अगर मैं यहाँ पे 12% का रिटर्न मान के चलूँ, क्योंकि 10 साल का इनका टाइम होराइजन है, करीब 32,000 इनको हर महीने उसमें इन्वेस्ट करना होगा। 4 फंड मैं इनको यहाँ पे रिकमेंड कर रहा हूँ जिसको ये कंसिडर कर सकते हैं। एक है कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड, और दूसरा है निपॉन इंडिया का मल्टी कैप फंड, और 2 फंड जो है वो लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में, वो है ICICI प्रू लार्ज एंड मिड कैप और HDFC लार्ज एंड मिड कैप फंड। इस 4 फंड में आप 32,000 इन्वेस्ट करें, मान लीजिए चारों फंड में आप 8,000 रुपए अगर आप इन्वेस्ट करें और 10 साल तक अगर अपना प्रोसेस कंटिन्यू करें तो अपने गोल को आप ले पाएंगे। इन्होंने कहा कि इनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो एक टैक्स सेवर फंड में है, करीब 6.5 लाख रुपए है, जो शायद ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट की 5 लाख थी। तो मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूँ कि ये इन्होंने इन्वेस्टमेंट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम की है, क्योंकि ELSS के अंदर अगर 1 साल में आप 1.5 लाख से इन्वेस्ट ज्यादा करते हो तो उसका फायदा नहीं है। मुझे लगता नहीं कि वो बहुत अच्छा डिसीजन है, क्योंकि वहां पे 3 साल का लॉक इन है। तो मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि इन्होंने जो इन्वेस्टमेंट की है टैक्स के अंदर, टैक्स प्लान के अंदर, वो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम की है। तो सिर्फ एक ही बात का ध्यान रखिए, ELSS में उतना ही पैसा इन्वेस्ट कीजिए जितना आपको करने की जरूरत है टैक्स के लिए। बाकी मैंने जैसा कहा 32,000 की SIP करनी है, ये 4 फंड आप कंसिडर कर सकते हैं। और अगर आप अनइंटरप्टेडली अपना प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं 10 साल, तो डेफिनेटली आप अपने टारगेट तक पहुंच पाएंगे। ठीक है, चलिए, तो ये सजेशन है आपके लिए, आपके पोर्टफोलियो को लेकर। नया पोर्टफोलियो आप क्रिएट कर सकते हैं। निपॉन इंडिया मल्टी कैप, कोटक इमर्जिंग इक्विटी, ICICI प्रू लार्ज एंड मिड कैप, HDFC लार्ज एंड मिड कैप, इन फंड्स के साथ शुरुआत कीजिए। 32,000 के आसपास का मंथली इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप अपना गोल हासिल कर लेंगे। गुड्डू चौहान ने एक सवाल हमें भेजा SMS के जरिए। इनका सवाल है कि इन्होंने डेट फंड में इन्वेस्टमेंट की हुई है 52 लाख रुपए के आसपास की। डेट फंड से इक्विटी फंड में स्विच करना चाहते हैं, कौन सा इक्विटी फंड ये चुने? शायद इनकी लमसम इन्वेस्टमेंट है, क्या सजेशन इनके लिए? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। इन्होंने कहा कि इनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो डेट में है 52 लाख। इक्विटी में इनको इन्वेस्ट करना, मैं समझ सकता हूँ कि आप दूसरी एसेट क्लास ऐड करना चाहते हो, लेकिन कुछ चीजों का आपको बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान रखने के लिए। सबसे ये कि पहला ये कि जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है या किसी भी इन्वेस्टर के लिए, वो होती है एसेट एलोकेशन। और एसेट एलोकेशन डिसाइड करने के लिए आपका जो रिस्क प्रोफाइल और आपका जो टाइम होराइजन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कभी भी एसेट एलोकेशन का फायदा क्या होता है कि एक तो आप एक डाइवर्सिफिकेशन अपने पोर्टफोलियो में लेके आते हो, आपको ये पता रहता है कि आप कितना रिस्क अपने पोर्टफोलियो में ले रहे हो और किस तरह के रिटर्न आप अपने पोर्टफोलियो से एक्सपेक्ट कर सकते हो। ये एसेट एलोकेशन आपको बताता है।
जब भी आप एक ही एसेट क्लास में इन्वेस्ट करते हो तो या तो अपना पोर्टफोलियो बहुत ही कंजर्वेटिव बनाते हो, या फिर अपना पोर्टफोलियो जब इक्विटी में पूरा पैसा इन्वेस्ट करते हो तो बहुत ही एग्रेसिव बनाते हो। तो इसको स्विच करने से पहले इक्विटी में 2-3 चीजों का आपको ध्यान रखना है। एक तो ये कि आपको पैसा कितने समय के बाद चाहिए, कितना समय आप अपनी इन्वेस्टमेंट को दे सकते हैं। दूसरा, आप कितने फेमिलियर हैं इक्विटी के रिस्क से, क्योंकि वो ये समझना आपको बहुत जरूरी है कि जो इक्विटी में वॉलेटिलिटी का जो रिस्क है शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म में, उसको आपको समझना होगा अगर आप लॉन्ग टर्म में उस एसेट क्लास से सही तरीके से फायदा उठाना चाहते हो। अगर ये 2 चीजों में क्लियर कीजिए, कितना पैसा इन्वेस्ट करना है वो आप पहले डिसाइड कीजिए, और किस तरीके से करना। किस तरीके से ऐसा है कि आप अगर फर्स्ट टाइम इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हो तो मैं नहीं चाहूंगा कि आप पूरा पैसा एज ए लंप सम इन्वेस्ट करो। तो क्या कर सकते हैं, अगर आप मान लीजिए आपको 100 रुपीज अगर इन्वेस्ट करना है तो 30-40 रुपीज आप लंप सम कर सकते हो, और बाकी जो 60% है वो एसटीपी के द्वारा ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, मे बी नेक्स्ट 3 to 6 मंथ में आप पैसा इन्वेस्ट कीजिए, ताकि आपका जो पैसा है वो मार्केट टाइमिंग ना बन के एक लेवल पे इन्वेस्ट ना होके डिफरेंट लेवल पे आपका पैसा इन्वेस्ट होगा। तो डिसाइड कीजिए कितना समय है, कितना आपका रिस्क प्रोफाइल है, कितना पैसा आप इक्विटी में लगा पाते हो, और जैसा मैंने कहा स्ट्रेटेजी में एक मिक्स होना चाहिए लंप सम और सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान के द्वारा। तो ये 2-3 चीजों का आप ध्यान रखिए अपने पोर्टफोलियो में। फंड्स का जहां तक सवाल है, मैंने 3-4 फंड की जो पहले बात की, उन्हीं फंड्स को आप कंसीडर कर सकते हो इन्वेस्टमेंट करने के लिए। ओके, चलिए, तो कुछ फंड्स अभी भी बताए थे हेमंत जी ने, अभी उनसे वापस उनके टॉप 4 फंड्स पूछ लेते हैं, वो भी आप नोट कर सकते हैं अगर पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहते हैं इक्विटीज में। तो बताइए हेमंत जी, फिर अपने टॉप 4 फंड्स दोबारा से बता दीजिए हमारे व्यूअर्स को, कौन सी चॉइसेस के साथ जाना चाहेंगे? जी, जैसे मैंने कहा कि मिड कैप में कोटक इमर्जिंग फंड, और मल्टी कैप में निपॉन इंडिया का मल्टी कैप फंड, और लार्जर मिड में आईसीआईसीआई प्रू का लार्जर मिड डेफिनेटली दे सकते हैं, और एक फ्लेक्सी कैप में पीजीएम का फ्लेक्सी कैप। ये 4 फंड मुझे लगता है किसी भी नए निवेशक के लिए अगर आप अपना पोर्टफोलियो बनाना चाहें तो डेफिनेटली आप कंसीडर कर सकते हो। तो निपॉन इंडिया का मल्टी कैप, कोटक इमर्जिंग इक्विटी, आईसीआईसीआई प्रू लार्जर मिड कैप, पीजीएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड, ये आप चुन सकते हैं। शुक्रिया हेमंत जी आने के लिए शो में और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए, थैंक यू। और इसी के साथ एक ब्रेक, उस पर भी खबरें जारी CNBC आवाज पर। नमस्कार।